मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से फिर आपके लिए एक नया टॉपिक प्रोबेबिलिटी का बायस थ्योरम, बायस थ्योरम बोला जाए या इन्वर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जिसमें आपको डर लगता है कि इसमें फार्मूला किस तरीके से लगाया जाएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें फार्मूला लगाने में, सवाल को पहले पढ़ने में बड़ा बड़ा सवाल रहेगा लेकिन बनेगा 2 ही लाइन में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पहले इस थ्योरम को हम लोग याद कैसे रखेंगे। याद तभी रखेंगे जब हमको थ्योरी का कंसेप्ट पता रहेगा। ये हम बार बार सारे स्टूडेंट को बोलते हैं। आप हमारे छोटे भाई हैं, आपको जीरो से हीरो बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले बायस थ्योरम आया कहाँ से, कैसे हम याद रखेंगे इस चीज़ को, कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई होता है। इसके बाद एक बड़ा सा सवाल को देखेंगे जो कि 2 लाइन में आपका बनेगा बायस थ्योरम के कंसेप्ट से। इसी का नाम है इन्वर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम। एक साइंटिस्ट थे बायर्स, उनके नाम पे पड़ा बायस थ्योरम, लेकिन ये बेसिकली क्या है, इन्वर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये आया कहाँ से, तो ये प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक है। मेरा जितना भी पुराना वीडियो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, वो सब से आशा करते हैं कि आप लोग उसको ज़रूर देख रहे होंगे, ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। उसको ज़रूर कंटिन्यू देखिए। आपको एकदम बेसिक ओरिजिन से स्टार्ट किया गया और इन्फिनिटी पे ले जाके छोड़ देंगे। तो प्रोबेबिलिटी का जो डर का जो भाव मन में बैठा हुआ है, जो वो उसका जो टेंशन से जो प्रोबेबिलिटी का सवाल नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग तो समझते हैं प्रोबेबिलिटी मीन्स सिर्फ एक डाई को फेंकना, ये नहीं, इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो बायस थ्योरम पहले हम प्रूफिंग कर रहे हैं, इसको ध्यान से सारे स्टूडेंट देखें। बायस थ्योरम क्या होता है, इसी का नाम है बायस थ्योरम बोला जाए या इन्वर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम। आइए पहले इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक सैंपल स्पेस लेते हैं। देखिए, ये आप अपने से भी प्रूफ कर सकते हैं। सैंपल स्पेस, ये एक बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, या हम इसको प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस बोलते हैं। ये सैंपल स्पेस है, देख लीजिए, जैसे सेट थ्योरी में होता था। ये यूनिवर्सल डायग्राम है, तो ये आपका सैंपल स्पेस। ये एस फॉर सैंपल स्पेस, एस फॉर सैंपल स्पेस। इसको छोटे छोटे सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा सा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, इस तरीके से ये चौथा पार्ट है, ये इस तरीके से ये nth पार्ट है। ये सब क्या है, सब पार्ट है। ये मान लीजिए इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इस फेस को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इस फेस को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इस फेस को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको हम डॉट 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 से डॉट ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब पार्ट है। ये एक सैंपल स्पेस है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, सबको पता है। हम मान लेते हैं ये E1 है, ये E2 है। E1 मतलब इवेंट 1, E2 मीन्स इवेंट 2, ये है इवेंट 3, ये है इवेंट 4, और ये है nth इवेंट। E1 का मतलब फर्स्ट इवेंट। E1 इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब फर्स्ट इवेंट। E2 is the subset of sample space, second event, और E3 is the subset of sample space, third event, dot dot dot, En is the subset of sample space, nth event लिख सकते हैं। चूंकि हमने क्या पढ़ा है, इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जब भी आपसे डेफिनेशन या किसी को भी पूछा जाए कि इवेंट क्या होता है, तो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। और सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, क्या होता है, सैंपल स्पेस। इट इज डिनोटेड बाय एस। तो ये E1, E2, E3 क्या है, एक सब पार्ट है, इसका छोटा सा सेक्शन है, सब पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इवेंट बोलते हैं। तो अब एक बात और देखिए सारे स्टूडेंट, इस एरिया में और इस सेक्टर में या इस छोटे से सेल में आप देख रहे हैं कोई भी कॉमन पार्ट है क्या। जैसे मान लीजिए एक कमरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। आप 2 भाई हैं, मान के चलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो आपका जो दीवार है, बीच में जो दीवार दिया गया है, उसमें कोई भी कॉमन एरिया है क्या, नहीं है। दीवार के उस पार एक छोटा भाई है, दीवार के राइट साइड जो है बड़ा भाई है। तो मान के चलिए इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है
कि ऑल आर इवेंट्स, ये सब क्या है, ये सब आपका इवेंट्स है। तो इसमें क्या है, आप इसको भी लिख सकते हैं E1 इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्यों, तो E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 5, E2 इंटरसेक्शन E3 ऑल्सो 5। अब सारे स्टूडेंट देखें कि इस सेल में और इस सेल में कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, देयर इज नो कॉमन रीजन, इट मीन्स E1 इंटरसेक्शन E2, ये क्या हो गया भाई 5, 5 क्यों, क्योंकि ये डिसजॉइंट पेयर है। आप देखिए इस एरिया में और इस रिंग में कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या, तो नहीं है, तो E2 इंटरसेक्शन E3 ये भी आपका 5 है, E4 E3 इंटरसेक्शन E4 मतलब इस एरिया में और इस रीजन में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये भी क्या हो गया 5 हो गया। सिमिलरली डॉट 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 इसके फर्स्ट En के जो जस्ट पहले जो इवेंट आएगा उसमें भी कोई कॉमन नहीं है, En-1 इंटरसेक्शन En, ये भी क्या है, ऑल आर डिसजॉइंट इवेंट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ रही है, E1 कॉमा E2 कॉमा E3 कॉमा कॉमा En ऑल आर डिसजॉइंट इवेंट, ऑल आर डिसजॉइंट इवेंट, ये सब डिसजॉइंट इवेंट है। क्यों, इसका रीजन क्या है भाई, क्योंकि जैसे ही इसका इस सेल का और इस सेल में कोई भी कॉमन, हमने एक एग्जांपल दिया कि एक कमरा को यदि दो भाइयों में डिवाइड किया जाएगा, इक्वली डिवाइड किया जाएगा, तो बीच से एक बॉल दिया जाएगा, तो इसके कमरे में और आप छोटे भाई के कमरे में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। उसी तरीके से इस इवेंट को, इस सैंपल स्पेस को यदि हम n पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जितना भी सबसेट है, डिवाइड करने का मतलब सब पार्ट, सब पार्ट का मतलब सबसेट, और सैंपल स्पेस का जितना भी सबसेट होगा वही इवेंट होता है, मतलब। और इसमें भी एक खास बात, इस रीजन में और इस रीजन में कोई कॉमन नहीं है, तो 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डिसजॉइंट इवेंट। सारे स्टूडेंट को जरूर ये बात समझ में आ रही होगी, इसको जरूर नोट करें। अब इसके बारे में हम दूसरा बात बता रहे हैं कि ये सबको यदि हम यूनियन करते हैं, यूनियन E1 यूनियन E2 यूनियन E3, यूनियन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जैसे नंबर सिस्टम को ऐड किया जाता है तो सेट्स को ऐड किया जाता है यूनियन से, ये बात आपको भी समझ में आ रही, जानते भी हैं। तो यूनियन यूनियन En, जब सारे सेट्स को यूनियन करेंगे, ये छोटे छोटे सेल्स को जब हम यूनियन करेंगे, तो ये किसके बराबर होगा भाई, सैंपल स्पेस, S फॉर सैंपल स्पेस। लेकिन इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, E1 इंटरसेक्शन E2 ये भी 5 होगा, E2 इंटरसेक्शन ये भी हमने पहले बता चुका है, ये 5 होगा, डॉट 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 En-1 इंटरसेक्शन En ये भी क्या होगा, 5 होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये, और सब का इंटरसेक्शन करेंगे तो भी 5 होगा, 5 इंटरसेक्शन 5 होता है, ये सबको पता है, सबको पता है। अब इसके बारे में हमने बता देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टीशंस ऑफ सैंपल स्पेस, पार्टीशंस ऑफ सैंपल स्पेस, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट भी इसको बोला जाता है, या इसको क्या बोलते हैं, पार्टीशंस ऑफ सैंपल स्पेस। जब दो इवेंट का इंटरसेक्शन करने के बाद 5 होता है, दो या सारे इवेंट को इंटरसेक्शन 5 होता है, और यूनियन करने के बाद सैंपल स्पेस होता है, तो ये कहलाता है पार्टीशंस ऑफ सैंपल स्पेस। अब इसके बारे में बता देते हैं। इसके बाद का जो बात है वो देखिए, ये बायर्स थ्योरम आया कहाँ से। अब एक बात करते हैं, एक इवेंट ऐसा है जो सारे इवेंट को कट कर रहा है, ऐसा देख लीजिए, ये भी एक इवेंट है। इस सेट के अंदर जितना भी डायग्राम है वो सबसेट है, सबसेट है तो वो सारे इवेंट को कट कर रहा है, इसका नाम दे देते हैं हम ए। ये भी इवेंट है ऑब्वियसली, आप देख रहे हैं, ए इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ए ऑल्सो इवेंट, आप लिख सकते हैं। ये क्या है, ये भी एक इवेंट है, और ये सारे n इवेंट को कट कर रहा है, दिखाई भी दे रहा है। अब देखिए इसमें क्या खास बात है भाई, ये E1 का पार्ट है और ये A का बाउंड्री है। सारे स्टूडेंट पढ़े हैं सेट थ्योरी में, ये क्या होगा, ये कॉमन रीजन क्या होगा, ये बता सकते हैं। तो ये होगा E1 इंटरसेक्शन A, क्योंकि ये E1 का पार्ट और ये A का पार्ट, तो ये जो रीजन है आप देख रहे हैं, ये जो शेडेड रीजन है इसको बोलेंगे E1 इंटरसेक्शन A, मतलब ये सारे इवेंट को कट कर रहा है। और ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये कहलाएगा क्या, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, आप भी समझ रहे हैं, E2 इंटरसेक्शन A,
ये वाला रीजन क्या होगा, ये वाला बाउंड्री, ये ए का बाउंड्री और ये E3 का बाउंड्री, तो ये क्या होगा E3 इंटरसेक्शन ए। सिमिलरली ये वाला रीजन क्या होगा, ये वाला बता सकते हैं, ये ए का बाउंड्री, ये EN का बाउंड्री, ये कहलाएगा EN इंटरसेक्शन ए। ये तो सारे स्टूडेंट इसको समझ रहे हैं, समझ के आप नोट भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। ये एक सैंपल स्पेस है, इसको n इवेंट्स इसका सब पार्ट है, ये सब इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा और इन सारे इवेंट को एक इवेंट कट कर रहा है। इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो ए का बाउंड्री और E1 का बाउंड्री, इसका जो कॉमन रीजन है उसको बोलते हैं E1 इंटरसेक्शन ए। इस रीजन को बोलते हैं, देख लीजिए फिर से सारे स्टूडेंट, इसको बोलेंगे E2 इंटरसेक्शन ए, इस रीजन को बोलेंगे ये वाला जो पार्ट है, आप देख लीजिए ये ए का पार्ट, ये E3 का पार्ट, ये जो दोनों का कॉमन है इसको बोला जाएगा E3 इंटरसेक्शन ए एंड सिमिलरली EN इंटरसेक्शन ए। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब एक बात और इसमें भी खास बात है, क्या बात है भाई, इस रीजन में और इस रीजन में इसमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है E1 इंटरसेक्शन ए, क्योंकि दो इवेंट का इंटरसेक्शन और यूनियन वो भी क्या होता है भाई, एक इवेंट होता है, सबको बताया गया है। इसका इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन ए, ये भी क्या होगा भाई, फाई होगा। E2 इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन ए, ये भी क्या होगा भाई, फाई होगा। सिमिलरली EN-1 इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन EN इंटरसेक्शन ए, ऑल आर डिसजॉइंट इवेंट। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं E1 इंटरसेक्शन ए कॉमा E2 इंटरसेक्शन ए कॉमा E3 इंटरसेक्शन ए डॉट 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 EN इंटरसेक्शन ए, ऑल आर, ये सब भी जो इवेंट होगा वो क्या होगा, डिसजॉइंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसजॉइंट इवेंट, डिसजॉइंट इवेंट। ये सबको समझ में आ रही होगी, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सीख रहे हैं आप, वो सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा एक बात और, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, हाँ ये इसका इंटरसेक्शन क्यों हुआ फाई, क्योंकि आप फिर से देखिए कि इस रीजन और इस रीजन में कोई कॉमन नहीं है। उसी तरीके से इस रीजन और इस शेडेड रीजन में ए और E3 का जो इंटरसेक्शन है उसमें भी कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस पार्ट को समझ रहे हैं कि ये सब भी डिसजॉइंट इवेंट होगा। लेकिन इसको जैसे ही यूनियन करेंगे तो किसके बराबर होगा, तो आप ये एक बात और नोट कर लें, E1 इंटरसेक्शन ए यूनियन E2 इंटरसेक्शन ए यूनियन E3 इंटरसेक्शन ए यूनियन EN इंटरसेक्शन ए, ये किसके बराबर होगा, जब हम ये सब पार्ट को यूनियन करते हैं, यूनियन, तो ये किसके इक्वल होगा भाई, ए के इक्वल होगा, इस इवेंट के इक्वल होगा, ए के इवेंट के बराबर होगा। तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये सब इवेंट कैसा है, ये भी इवेंट आपका क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सारे को इजी लैंग्वेज में कोशिश कर रहा हूँ मैं कि प्रोबेबिलिटी आए और सवाल बने, जो आपका जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को सीखा जा रहा है, जिससे आपको डर लगता है उस चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा। हर टॉपिक पर वीडियो बनेगा जो आपको आसान से आसान लैंग्वेज में, जो आपको डर लगता है, चाहे रिलेशन फंक्शन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे अलजेब्रा का कोई पार्ट हो, हर पॉइंट पर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से अभी हम वीडियो बनाएंगे और आपके डर को ख़त्म करेंगे। तो प्लीज़ इसको समझकर सारे स्टूडेंट नोट करें। तो अब आपको भी ये सब सारी बातें क्लियर हो गई। अब इसको देखिए, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, ये ए के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू E1 इंटरसेक्शन ए यूनियन E2 इंटरसेक्शन ए यूनियन E3 इंटरसेक्शन ए। क्यों लिखा गया भाई, आप खुद लिख सकते हैं अपने से, पहले हम इसको लिख देते हैं। तो बेसिक बात को पहले समझना है। मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री सब थ्योरी पे डिपेंड करता है। थ्योरी जितना बढ़िया होगा, जितना फार्मूला याद होगा, पहले तो थ्योरी सीखना पड़ता है।
थ्योरी सीखिए, थ्योरी से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है, सवाल को कितना भी तोड़ेगा, थ्योरी से आगे नहीं जा सकता है सवाल। ये हमेशा ध्यान में रखना है। चाहे कोई भी चीज़ को हम लोग डीपली पढ़ें, इस तरीके से पढ़ें कि फिर दोबारा हम नहीं पढ़ पाए, कोई हमको पढ़ा ना सके। आपको ओरिजिनल चीज़ जानना है कि ये चीज़ आया कहाँ से। होता क्या है कि हम लोग फार्मूला रट लेते हैं। अब फार्मूला रटने से सवाल नहीं बनता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। सारे स्टूडेंट को हम ये बात काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं कि फार्मूला रटना नहीं है, फार्मूला को समझना है। और जिस दिन फार्मूला समझ लिए, उस दिन आपका दुनिया का कोई भी सवाल आप बना दीजिएगा कि फार्मूला आया कहाँ से। तो अब देखिए, सबसे पहले बात को कम करते हुए हम अपने टू द पॉइंट पर आ रहे हैं और आपके अंदर एनर्जी भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसको ए क्यों लिखें? क्योंकि ये रीज़न यूनियन, ये रीज़न यूनियन, ये रीज़न, ये ए है। इस इवेंट के बारे में करें, ये भी सैंपल स्पेस के अंदर है। सैंपल स्पेस के अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑल आर इवेंट। तो ये रीज़न यूनियन, ये सबको करते हैं तो ये ए के बराबर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं? टेकिंग प्रोबेबिलिटी बोथ साइड। टेकिंग, डर को पहले बाहर, टेकिंग प्रोबेबिलिटी बोथ साइड वी गेट। तो जैसे प्रोबेबिलिटी लगाते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए यूनियन E2 इंटरसेक्शन ए यूनियन E3 इंटरसेक्शन ए यूनियन यूनियन EN इंटरसेक्शन ए। अब आपको एक बात बता रहे हैं, यहां तक तो क्लियर है। टेकिंग, टी का मतलब टेकिंग प्रोबेबिलिटी। तो अब क्या होता है, आपको पता है, वी नो, आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट। टू डिसजॉइंट इवेंट, यदि ए बी दो डिसजॉइंट इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए सारे स्टूडेंट, ये सारा इवेंट डिसजॉइंट है, आप देख रहे हैं ये सब डिसजॉइंट है। तो ये जितना भी इवेंट है सब ऐड हो जाएगा। चूंकि मान लेते हैं सपोज दैट ए यूनियन बी यूनियन सी डॉट डॉट डॉट, तो ये सारा इवेंट क्या होगा? ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी यदि डिसजॉइंट इवेंट होता है। सबको समझ में इजी लैंग्वेज में आ रहा होगा। तो अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए। क्या रीज़न है? वाई रीज़न, एडिशन। क्यों? क्योंकि ये सारा इवेंट डिसजॉइंट है। आपको ये चीज़ क्यों ऐड हो रहा है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे लिख दिए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटरसेक्शन ए। ये क्यों हुआ? यहाँ पर लिख दीजिए ओनली फॉर, इस दोनों में क्या रिलेशन है? डिसजॉइंट इवेंट। यहाँ पर रीजन ऑल आर डिसजॉइंट इवेंट। हमने फर्स्ट क्लास में आपको ये बात बताया था कि पूरे प्रोबेबिलिटी को एन कॉल्मोग्रोव ने 1933 में सेट थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब सेट्स का जितना भी कंसेप्ट है, वो यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट क्लियर है, तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ये और ट्री डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर है, तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सैंपल स्पेस से जुड़ा हुआ है, इवेंट से जुड़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी इवेंट्स के नेचर पे डिपेंड कर रहा है ये सारा चीज़। तो सारा बात आपको एक एक करके हम समझाने की कोशिश मैंने किया है और आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर ये चीज़ समझ रहे होंगे। तो पहले सारे स्टूडेंट इसको ज़रूर नोट करें। ये बात को मैं फिर से आगे बढ़ा रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया काहे लिखा गया E1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए क्यों ऐड हुआ। सब डायग्राम आपके सामने है। इस डायग्राम को मैंने सिखा रहा हूँ, इसलिए इसको हटा भी नहीं रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटरसेक्शन ए, EN इंटरसेक्शन ए। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। अब आइए फिर से
अगेन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्यों मल्टीप्लिकेशन थ्योरम? तो आपको बताया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद कीजिए, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ फर्स्ट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सेकेंड व्हेन फर्स्ट हैज ऑलरेडी अकर्ड। एट द सेम टाइम इसी कंडीशन को हम यहाँ पे लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। यहाँ पर इंटू है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। कितना आसानी से आपको ये फार्मूला मैंने सिखा दिया और आप भी सीख रहे हैं। प्लस प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई En। ये देखिए कितना आसानी से। पहले तो आपने ये कैसे फिगर बनाया उसको समझा, उसका इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा ये भी आपको समझ में आया, क्यों ऐड हुआ ये भी आपको समझ में आ गया। अब ये चीज़ कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसमें देखिए दो तीन बात, इसी को हम लोग अब जैसे लिख दें, सिग्मा इतना बड़ा को नहीं लिख के शॉर्ट में लिखते हैं, R इज इक्वल टू 1 से लेके R इज इक्वल टू N, PER इंटू ए बाई ER। ये इतना बड़ा जो लिखेंगे, कोई भी चीज़ को सिंबल दे के छोटे रूप में लिखा जाता है, छोटा करके लिखा जाता है, जो आपको आसानी से समझ में आए। कहीं कैपिटल पाई दे दिया, कहीं सिग्मा दे दिया, ये सारी बातें आपको पहले से भी पता है। 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि सिग्मा का मतलब समेशंस, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब देखिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये इसको शॉर्ट में लिख दिया ER, R इज़ द फंक्शन, यहाँ सिग्मा लोअर लिमिट अपर लिमिट। अच्छा, इसमें एक बात और नोट करना है, आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में ये जो मल्टीप्लिकेशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये जो पहले वाला जो है फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ En, इसको प्रियरी प्रोबेबिलिटी या फर्स्ट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसको नोट करने वाली बात है इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, जो घटना पहले हो रही है उसका प्रोबेबिलिटी, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ En, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। सारे स्टूडेंट को ये समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट होता है। जैसे मान लीजिए दो तरह का आपके पास अर्न है, उसमें दो तरह का अर्न है, उसमें इतना ब्लू बॉल है, इसमें वाइट बॉल है, इसमें रेड बॉल है और वाइट बॉल है। तो पहले बैक का प्रोबेबिलिटी, देन उसमें से बॉल का प्रोबेबिलिटी, या पर्टिकुलर बॉल, जैसे दोनों में कॉमन बॉल है, वाइट बॉल है, तो उसमें से वाइट बॉल के प्रोबेबिलिटी को हम लोग ए मानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैक का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, देन उसमें से रेड बॉल या वाइट बॉल या ब्लैक बॉल जिसके बारे में बोलेगा, जो दोनों बैग में कॉमन है, 2 बैग 3 बैग में जो कॉमन है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड प्रोबेबिलिटी या पोस्ट प्रोबेबिलिटी। इसका ज़्यादा एक्चुअल मीनिंग होता है पोस्ट प्रोबेबिलिटी, प्रियोरी या फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। इसके बाद ये सब जो मल्टीप्लाई में आप देख रहे हैं, ये दिस क्वांटिटी और ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट प्रोबेबिलिटी। ये भी बात नोट करना है, इसको हम यहाँ पर हटा रहे हैं। अब इसमें आप लोग देखिए कि इसमें तो ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है, ये जो मल्टीप्लाई में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 कॉमा प्रोबेबिलिटी, सॉरी यहाँ पे आप अपने से भी लिख सकते हैं सही से, सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही है, ए बाई E2 कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3 डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई En, इसको बोलते हैं पोस्ट प्रोबेबिलिटी। ये इसलिए कहीं भी लिखते हैं तो इसको ये लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन E1 ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये सब में कॉमन है।
तो A बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ थर्ड एंड सो ऑन। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट कर लें। अब हम लोग बात करते हैं इन्वर्स प्रोबेबिलिटी। ये तो समझ में आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब इसमें से क्या कहता है, बायर्स थ्योरम क्या कहलाता है, या इन्वर्स प्रोबेबिलिटी, ये जो हेडिंग है ये क्या कहलाता है। ये जितना भी इवेंट है, अब कह सकता है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवन व्हेन इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। अब उसमें से कह रहा है तो इसी को बोलते हैं इन्वर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम। इसमें किसी का भी पूछा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E2 व्हेन इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। प्रोबेबिलिटी, ये जिसको जिसको कट कर रहा है वो सब पूछा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E3 व्हेन इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E4 व्हेन इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ En व्हेन इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ये पूछा जा सकता है। मतलब ये जिस जिस इवेंट को कट कर रहा है उसमें से उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, जबकि इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। इसी को बोलते हैं इन्वर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम। इन्वर्स प्रोबेबिलिटी बोला जाए, प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होता है, हमको कुछ भी पूछ सकता है। प्रोबेबिलिटी जैसे हमको E1 निकालना है, E1 बाय ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमको ये भी पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय ए, ये पूछा जा सकता है। कुछ भी पूछा जा सकता है। मतलब ए जिस जिस को कट कर रहा है वो सबको पूछा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय ए, ये भी पूछा जा सकता है। डॉट डॉट डॉट, हमको यही कहलाता है इन्वर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम। मतलब E1 का इवेंट, जबकि इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ न्यूमरेटर व्हेन डिनोमिनेटर हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ये चीज़। अब जैसे मान लीजिए इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो E1 बाई ए, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कहाँ से, फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसी तरीके से ये कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यदि ये निकालना है, सारे स्टूडेंट को क्लियर हो। जैसे हमको बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय ए, ये कैसे निकालेंगे, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यदि En बाय ए निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सारे स्टूडेंट को ये बात समझ में आ रही। अभी हम एक फार्मूला पहले जनरलाइज कर देते हैं। हमको किसी का भी निकाल सकते हैं। ये जिस जिस को कट कर रहा है वो सब निकाला जा सकता है। हम इसको निकाल रहे हैं तो इसको हम हटा रहे हैं। सारे स्टूडेंट पहले देख लें। अब देखा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसी का नाम है इन्वर्स प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब फ्रॉम इसमें लगाएं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। ये कहाँ से आया, फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जो सारे स्टूडेंट को पता है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब याद कीजिए अभी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या लिखाया था, सिग्मा वाला जो पार्ट है, लंबा सा पार्ट जो है उसको लिखाया था, उसको लिख देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 डिवाइडेड बाय probability of E1 probability of A by E1 plus probability of E2 A by E2 plus dot 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 probability of En A by En। देख लीजिए, इसी का नाम है इन्वर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जो कितना आसानी से आपको सिखाया गया है। ये तो पहले हमको तो ये याद नहीं रहता हम कैसे कौन फार्मूला कहाँ लगाएंगे, क्या करना है नहीं करना है। सारे स्टूडेंट को ये चीज़ आपको थ्योरी क्लियर होना सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स मैथमेटिक्स के लिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, क्योंकि जब तक हमारे आपके पास औजार नहीं रहेगा, हथियार नहीं रहेगा, तो हम लोग कैसे लड़ेंगे किसी भी चीज़ को। हम बोल देंगे कि लड़ो, लड़ने का ये मतलब नहीं कि उसको बुद्धि से, ज्ञान से और उसके साथ ताकत के साथ साथ हथियार भी रखना होगा, तभी हम लोग जीत पाएंगे। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।